Friends, welcome to this lesson. So this is our theory portion of unit 5, that is operational aspect of deposit account. दोस्तों ये हमारा अपने पीपीबी के यूनिट 5 का थ्योरी पोर्शन का पहला पार्ट है। इसमें हम लोग ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। चलिए लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट जो हमारा जेआईबी 2021 का टारगेट प्रोग्राम इसके बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये एक पेड कोर्स प्रोग्राम है जो कि नए सिलेबस के अनुसार लॉन्च किया गया है। इसके अंदर हम लोग 4 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, RBWM, IEFS, PPB एंड AFB। तो दोस्तों आपको इस पार्टिकुलर पेड प्रोग्राम में यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQs और यूनिट वाइज MCQs दोस्तों 2 फॉर्म में मिलेगा, PDF के फॉर्म में और वीडियोज़ के फॉर्म में। तो हमारे पास 2 प्लान अवेलेबल है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो और PDF दोनों चाहिए देन इट कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट, और यदि चारों सब्जेक्ट का आप एक साथ लेंगे तो 1800 रुपये में आपको चारों सब्जेक्ट का कंटेंट मिल जाएगा, वीडियोस और PDF दोस्तों थ्योरी के भी होंगे, MCQs के भी होंगे। आपको कंसाइज नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और MCQs प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि समय कम ही है, 2 महीना ही बचा है, तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। और यदि आपको केवल PDF चाहिए तो ₹200 पर सब्जेक्ट कॉस्ट पड़ेगा। डिटेल जानकारी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले साइलेंट फीचर देखते हैं डिपॉजिट अकाउंट का। तो डिपॉजिट अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मेन पर्पस क्या है? इंडिविजुअल्स या ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है और ज़्यादातर डे टू डे बिजनेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसमें कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है। ये वैसे कस्टमर ओपन कर सकते हैं चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLPs हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनर सेक्टर कंपनीज हो, क्लब हो, एसोसिएशन हो, ट्रस्ट हो, एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट लोकल बॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रीजनल एजुकेशनल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सोसाइटी। तो ये सभी ऐसे इस तरह के कस्टमर इससे ओपन कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों करंट अकाउंट की, ठीक है। ये सभी को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसे करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने यूनिट 4 में पढ़ा है। करंट अकाउंट कौन नहीं ओपन कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। इससे सवाल पूछा जाएगा कि कौन करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। सबसे पहले माइनर नहीं ओपन कर सकते। माइनर समझते हैं ना, जिनका एज 18 ईयर से कम है वो नहीं ओपन कर सकते, ठीक है। दूसरा चीज़ है दोस्तों पारदर्शिनी वूमेन, तीसरा है इलिटरेट पर्सन, चौथा है ब्लाइंड पर्सन। तो इस पे ये सभी लोग जो है करंट अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। और दोस्तों कितना पैसा आप इससे निकाल सकते हैं एक समय पे, इस पर कोई लिमिट नहीं है। और दोस्तों कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं, इस पर भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन दोस्तों कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है अकाउंट में, इस पर भी कोई लिमिट नहीं है। इंडिविजुअल का जो अकाउंट है वो ऑपरेट किया जाता है अकाउंट होल्डर के द्वारा पर्सनल कैपेसिटी में। द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स आर ऑपरेटेड बाय द अकाउंट होल्डर इन पर्सनल कैपेसिटी। द अकाउंट ऑफ लीगल एंटिटी आर ऑपरेटेड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। 2 कैपेसिटी है, एक पर्सनल कैपेसिटी है और एक है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो कोई इंडिविजुअल है उसका अकाउंट खुद अकाउंट होल्डर पर्सनल कैपेसिटी में क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। और दोस्तों कोई लीगल एंटिटी है उसका अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा ऑथराइज सिग्नेटरी के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। इंडिविजुअल दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी भी इशू करते हैं दूसरे इंडिविजुअल को कि आप मेरे बिहाफ में अकाउंट ऑपरेट कीजिए, वो भी होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो 2 तरह का कैपेसिटी होता है, एक होता है पर्सनल कैपेसिटी, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। जब पावर ऑफ अटॉर्नी की बात आती है तो वो होता है दोस्तों हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। अब दोस्तों अकाउंट को आप डेबिट कर सकते हैं चेक के माध्यम से, आइदर सिंगली हो सकता है कि सिंगल अकाउंट है तो सिंगल आदमी का साइन से होगा, जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट का साइन होगा, ठीक है। अब जॉइंट में भी बहुत सारा चीज़ होता है, फॉर्मर सर्वाइवर, आइदर सर्वाइवर, ठीक है। तो दोस्तों आप नेट बैंकिंग से भी एक अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हैं बैंक में कि उसको एक मैंडेट प्रोवाइड करने की सर्टेन डेट को इतना अमाउंट मेरे अकाउंट से काट लिया जाए। दूसरी बात दोस्तों अकाउंट होल्डर जो है दूसरे कॉर्पोरेट को, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑथराइज कर सकते हैं कि पेमेंट कलेक्ट करे उनके अकाउंट में डेबिट करके NACH मैकेनिज्म से, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। NACH क्या होता है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जैसे वो चाहे अकाउंट होल्डर तो अपना डेबिट करवा सकते हैं अकाउंट को NACH ऑथराइजेशन से। बैंक जो है अकाउंट को डेबिट कर सकती है अपने चार्जेस के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। हम लोग बात करें दोस्तों करंट अकाउंट की, तो बैंक करंट अकाउंट को डेबिट कर सकती है चार्जेस इंटरेस्ट के लिए बेस्ड ऑन कस्टमर ऑथराइजेशन। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल इस अकाउंट में परमिटेड है। जो इंडिविजुअल का अकाउंट है वहाँ पे ATM के द्वारा विड्रॉल फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी एडवांटेजेस हैं हमारे करंट अकाउंट के। अब बात करते हैं दोस्तों TOD क्या होता है? टेम्प्रोरी ओवरड्राफ्ट। टेम्प्रोरी ओवरड्राफ्ट जो है गुड और ट्रस्टवर्दी कस्टमर को दिया जाता है अगेंस्ट देयर रिटर्न रिक्वेस्ट। यदि वो लिख के देगा ना रिक्वेस्ट तो फिर उसे TOD दिया जाएगा। किसे?
जो अच्छे और ट्रस्टवर्दी कस्टमर होते हैं उन्हें। और रिटर्न रिक्वेस्ट टीओडी के लिए दोस्तों या डिमांड प्रोमिसरी नोट के लिए जो रिटर्न रिक्वेस्ट होता है वो अकाउंट होल्डर फर्निश करता है, दैट्स बी फर्निश्ड बाय अकाउंट होल्डर। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट की। सेविंग बैंक अकाउंट का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल के लिए जो कि या तो सिंगल ऑपरेट कर रहा है या ज्वाइंट ऑपरेट कर रहा है आप दूसरे के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कुछ अकाउंट ऐसे खोले जाते हैं इंस्टीट्यूशन के नाम से, ठीक है, जो कि आरबीआई के द्वारा अप्रूव की गई है कि वो सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो आरबीआई के अप्रूव किया गया इंस्टीट्यूशन भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं बैंक के साथ। और सेविंग अकाउंट या तो आप आइदर विथ चेक फैसिलिटी खोलते हैं या विदाउट चेक फैसिलिटी खोलते हैं। दोस्तों कैश विड्रॉल सेविंग बैंक से बिना चेक फैसिलिटी का अलाउ किया जाता है विड्रॉल स्लिप से, राइट। तो कैश विड्रॉल आप कैसे करेंगे? विड्रॉल स्लिप के माध्यम से कैश विड्रॉल करते हैं और ये बैंक ब्रांच में विड्रॉल स्लिप मिलता है, लेकिन साथ साथ पासबुक होना बहुत ज़रूरी है। कैश विड्रॉल जो सेविंग अकाउंट से होगा वो एटीएम से भी अलाउ किया गया है। ट्रांसफ़र के लिए जो विड्रॉल किया जाता है वो चेक से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को आपको पैसा भेजना है तो आप इन तीनों माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल सा चैप्टर है, आप डेली बैंकिंग लाइफ में इसे फेस करते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट सुनते चलिए क्या क्या पॉइंट है। डिपॉजिट कैश के फॉर्म में हो सकता है, चेक के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के फॉर्म में हो सकता है। तो मेरे लेक्चर में आपको केवल सुनना है, जितना मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट है जेईई एग्जाम के लिए। आप केवल उसे देख लें, उस पर एमसीक्यूज जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे उसे कर लें, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। दोस्तों जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसमें डिपॉजिट या कैश के फॉर्म में करें या चेक के फॉर्म में करें या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से करें, इंटरेस्ट जो है पेबल होता है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा डिपॉजिट पे। यानी जो भी हमारी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होती हैं उस पर ब्याज देना होता है। कौन देती है? बैंक देती है। बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी ले सकती है इस अकाउंट होल्डर की कि वो उसको पीरियोडिक पेमेंट यदि चाहिए तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी मिलता है। और दोस्तों इस अकाउंट को आप बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप सेविंग अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते। और दोस्तों बैलेंस कितना होना चाहिए इस पर भी कोई सीलिंग नहीं है। आरबीआई ने इंटरेस्ट को डीरेगुलेट कर लिया है, यानी आरबीआई का रेगुलेशन से इंटरेस्ट रेट बाहर है, बैंक खुद डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ कंडीशन ये है कि ईच बैंक विल हैव टू ऑफर अ यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट अप टू 1 लाख। यानी मान लीजिए कि सेविंग बैंक का डिपॉजिट 1 लाख तक का है तो सभी बैंकों को एक ही यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट ऑफर करना है, चाहे इस लिमिट के अंदर कोई भी पैसा क्यों नहीं। किसी में मान लीजिए 50,000 है, किसी में 10,000 है, सभी में एक ही इंटरेस्ट रेट ऑफर करना है। दूसरा चीज़ ये है, मान लीजिए कि 1 लाख से ऊपर का डिपॉजिट है तो बैंक वहाँ पे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि बैंक डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इंटरेस्ट पेमेंट के मैटर में, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर 1-2 लाख का है उसको हम ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिए और मान लीजिए कोई 4 लाख का से कम इंटरेस्ट दिया, तो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर सकती है। यदि मान लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख से ऊपर रुपये जमा है तो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट रूल को अप्लाई कर सकती है, लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया सेविंग अकाउंट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है? तो दोस्तों बैंक किसको सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएगी वो देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम से। मान लीजिए कोई बडीज़ है जो कि बजटरी एलोकेशन कर रहा है अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे दोस्तों बैंक सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकती। म्यूनिसिपल कमेटी, पंचायत समिति, स्टेट हाउसिंग बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज ड्रेनेज बोर्ड, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, सोसाइटीज़, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है, चाहे वो प्रोप्राइटरी हो, पार्टनरशिप हो, ठीक है। ये सभी को दोस्तों हम फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी और इन ट्रेडिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये सब सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते, प्लीज़ रिमेंबर, चाहे वो प्रोप्राइटर हो या आपका, ये इन सभी के लिए अलग अकाउंट है। तो उसके बाद दोस्तों कौन कौन से कैटेगरी हैं जो कि एलिजिबल हैं सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए? कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपने नाम में खुलवाना चाहता हो या जॉइंट में खुलवाना चाहता हो। दूसरा कोई माइनर हो जो कि 10 साल से ऊपर हो, जिसका एज 10 साल से ज़्यादा हो और वो सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है, इंडिपेंडेंटली ओपन कर सकता है, ठीक है। कुछ बैंक हायर एज को फिक्स करते हैं ओपनिंग सेविंग अकाउंट का। कर्ता जो HUF के कर्ता होते हैं, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो कर्ता होते हैं वो सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे कैटेगरीज होते हैं जिसके लिए आरबीआई ने जनरल परमिशन दिया है, वो भी आरबीआई ने जब जनरल परमिशन दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आरबीआई का एक लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि ये सभी सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं।
तो ये सभी दोस्तों कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको आरबीआई के द्वारा परमिशन दी गई है कि ये सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, आपको मैं टेबल एक प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जिसके लिए आरबीआई ने परमिशन दिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेविंग अकाउंट ओपन करने का। देखिए इस चार्ट में आपको क्लियरली होगा, जैसे है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, इसको समझिए। जो प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होता है, पीएसीएस भी बोलते हैं, जो कि बैंक फाइनेंस करती है, ये भी सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज बोर्ड होते हैं, केवीआई जिसे कहते हैं, फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी, फिर वैसे सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, ये भी खुलवा सकते हैं। कुछ कंपनीज होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह लाइसेंस दिए जाते हैं अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। तो दीज आर ऑल परमिटेड टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट। दूसरा है दोस्तों, इंस्टीट्यूशन अदर दैन दोज मेंशन्ड इन सब पारा ए अबव एंड हुज इंटायर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। सातवां है दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडीज एजेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट सब्सिडीज रिलीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर दोस्तों DWCRA यानी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स क्लब, विकास वॉलंटियर वाहिनी VVV। दोस्तों ये सभी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिसको सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए परमिशन दी गई है। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, PSES, KVI, APMCs, सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कुछ कंपनी जिसको लाइसेंस मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 8, कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कुछ बॉडीज़ है, कुछ एजेंसीज़ हैं। अब दोस्तों विड्रॉल की बात करते हैं। तो दोस्तों विड्रॉल के रिगार्डिंग नियम क्या है कि नंबर ऑफ विड्रॉल जो परमिट किया जाता है एक पीरियड में वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी एक बार में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। और लिमिट सेट किया जाता है अमाउंट के लिए जो कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में विड्रॉ कर सकते हैं। आप विड्रॉल फॉर्म के द्वारा कैश निकाल सकते हैं, लेकिन ये परमिसेबल है अकाउंट होल्डर को ही, और पासबुक होना ज़रूरी है। पासबुक सेविंग बैंक अकाउंट में दिया जाता है जब अकाउंट ओपन किया जाता है दोस्तों, और कस्टमर को ये पासबुक दिया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट, दोस्तों जब कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट देगा, जब वो लिख के देगा, तो सेविंग अकाउंट को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, ठीक है, फ्री ऑफ एनी चार्ज, कोई चार्ज आप उसके लिए नहीं लेंगे। जो भी अनयूज चेक लीव है वो ओल्ड ब्रांच को सरेंडर किया जाएगा। मान लीजिए कि आपने पहले ब्रांच में चेक लिया था, राइट, और अब जो है चेक आपने ले लिया पिछले ब्रांच में, लेकिन अब आप ब्रांच चेंज कराना चाह रहे हैं, तो अनयूज जो चेक लीव है वो आपको सबमिट करना है अपने पिछले ब्रांच में। जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है और स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड है वो भी ट्रांसफरी ब्रांच को भेजा जाएगा। उसके बाद जब से CBS आया दोस्तों और मल्टी सिटी चेक आया है, तो अकाउंट का ट्रांसफ़र ज़रूरी नहीं है, जो बेस ब्रांच है वो चेंज हो गया है, पेरेंट ब्रांच को चेंज किया गया है। अब बात करते हैं स्टाफ अकाउंट की। तो बहुत सारे सेविंग अकाउंट ऐसे होते हैं जो स्टाफ मेंबर के होते हैं बैंक के, जो कि इंडिविजुअल नेम में होते हैं या जॉइंट के साथ होते हैं फैमिली मेम्बर का, तो उनको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। जितने भी चेक ड्रॉ किए जाएंगे स्टाफ अकाउंट पे, उसको पार्टिकुलरली स्क्रूटनाइज करना है कि कितना बैलेंस अवेलेबल है। जो थर्ड पार्टी चेक है DDs है, उसको कलेक्ट नहीं किया जाएगा स्टाफ के अकाउंट में। और जो भी अकाउंट ऑपरेटेड है ह्यूज अमाउंट से, उसको ध्यान रखा जाएगा, राइट, दिस शुड बी वास्ट। यदि बात करें क्लोजिंग ऑफ अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है जब जो अकाउंट होल्डर है उसके रिक्वेस्ट पे, अकाउंट होल्डर के रिक्वेस्ट पे आप सेविंग अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अनयूज चेक लीव है उसको सरेंडर करना होगा, जो भी पासबुक है उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सभी पेजेज में आपको अकाउंट क्लोज मार्क करके ये रिटर्न करना होगा। जो भी बैलेंस है अकाउंट में, तो एक विड्रॉल फॉर्म भरवा के उसका बैलेंस निकलवा सकते हैं। बात करते हैं BSBDA यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। दोस्तों उसके लिए कुछ बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं जो कि फ्री ऑफ चार्ज ऑफर करनी है और बिना किसी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के अंडर BSBDA। पहला क्या है दोस्तों कि आपको जो डिपॉजिट होगी कैश का किसी बैंक ब्रांच में, आप यानी कि कैश डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं किसी बैंक ब्रांच में या किसी ATM पे या CDM पे। आप रिसीट कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, ठीक है। आपको आपके अकाउंट में कुछ मान लीजिए कि चेक आ गया, कलेक्शन डिपॉजिट करवा सकते हैं, कलेक्शन करवा सकते हैं चेक का, इंक्लूडिंग चेक ड्रॉन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। नो लिमिट ऑन नंबर एंड वैल्यू ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी मेड इन अ मंथ, यानी एक महीना में कितना डिपॉजिट होगा इस पर कोई लिमिट नहीं है, एक महीना में कितना, ठीक है। तो एक महीना में दोस्तों एक महीना में कितना ATM विड्रॉल है, ठीक है, ATM कार्ड ATM डेबिट कार्ड, ठीक है। तो दोस्तों बैंक जो है ये सब एडिशनल वैल्यू सर्विस प्रोवाइड करती है कुछ कंडीशन के साथ। ई प्रोवाइडेड ऑन चार्ज द प्राइसिंग शुड बी रीजनेबल। मान लीजिए चार्ज बेसिस पे प्रोवाइड कर रही है तो रीजनेबल चार्ज होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद ये सभी सर्विस का अवेलमेंट जो है कस्टमर के लिए ऑप्शनल है, ठीक है। और दोस्तों नो स्टिपुलेशन ऑफ मेंटेनिंग
मिनिमम बैलेंस शुड बी मेड। एक पर्सन के पास एक ही BSBDA हो सकता है बैंकिंग सिस्टम में, और जो होल्डर होगा BSBDA का वो किसी दूसरे सेविंग अकाउंट को किसी दूसरे ब्रांच में ओपन नहीं करवा सकता। दूसरी बात है कि दूसरा जो एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट है उसको क्लोज कर देना है 30 दिन के अंदर। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास पहले से सेविंग अकाउंट है और आपने एक BSBDA अकाउंट खुलवा दिया, तो आपको 30 दिन के अंतर्गत जो पहला अकाउंट है उसको क्लोज कर लेना है। और दोस्तों कस्टमर के पास दूसरे तरह का डिपॉजिट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों फिक्स डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि मिनिमम पीरियड फिक्स डिपॉजिट का है 7 दिन और मैक्सिमम पीरियड है 120 महीने यानी 10 साल। फिक्स डिपॉजिट को आप किसी अमाउंट के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। 2 करोड़ से ऊपर का यदि फिक्स डिपॉजिट है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के केस में RRB को छोड़कर, और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के केस में, और जो 15 लाख का केस है RRB के केस में, उसको बल्क डिपॉजिट कैटेगराइज किया। यानी आप यदि FD करवा रहे हैं 2 करोड़ से ऊपर का किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में और RRB में 15 लाख से ऊपर का शेड्यूल FD खुलवा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है बल्क डिपॉजिट। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बल्क डिपॉजिट किसे कहते हैं। दोस्तों बैंक जो है टर्म डिपॉजिट इशू करती है, टर्म डिपॉजिट रिसीट देती है, राइट, जिसमें फुल डिटेल होता है, जैसे नाम कौन है डिपॉजिटर का, नाम TDR जिसे कहते हैं, टर्म डिपॉजिट रिसीट। तो TDR इशू करती है दोस्तों, नाम लिखा रहता है डिपॉजिटर का, अकाउंट नंबर लिखा रहता है, कितना पैसा जमा किया, मैच्योर कब होगा, डेट ऑफ इशू कब है, पीरियड ऑफ डिपॉजिट क्या है, ड्यू डेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एप्लीकेबल होगा, क्या नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है या नहीं, ये सभी दोस्तों इंस्ट्रक्शन दिखाए जाते हैं TDR पे। अब दोस्तों ये जो डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट, ये कस्टमर को रिपेबल किया जाता है या रिन्यूएबल होता है एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर। यानी कस्टमर इंस्ट्रक्शन यदि देगा तो इस डिपॉजिट को आप दोबारा उसे वापस कर देंगे, ठीक है, या उसे आप रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये कस्टमर इंस्ट्रक्शन लिख के देता है ओपनिंग फॉर्म में कि वो क्या करना चाह रहा है। जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो वो रीपे करवाना चाह रहा है या नहीं तो वो रिन्यू करवाना चाह रहा है। यदि प्री मैच्योर इनकैशमेंट वो परमिटेड है, मान लीजिए कि कोई आदमी आ गया FD मुझे क्लोज करो, मुझे पहले पैसा दो, मैं मैच्योरिटी से पहले पैसा चाहिए, उसे ही कहते हैं प्री मैच्योर इनकैशमेंट, तो वो परमिटेड है, ठीक है। यदि बहुत ही ज़रूरी है तो परमिटेड है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट जो पेड किया जाएगा वो एप्लीकेबल होगा उसी पीरियड के लिए जिस पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्चुअली था बैंक के पास, और कुछ पेनल्टी रेट भी होता है जो कि माइनस करना पड़ता है। बैंक दोस्तों TD ऑफर करती है बिना प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑप्शन का भी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो TD है इंडिविजुअल का, चाहे वो सिंगली हो या जॉइंटली हो, 15 लाख से कम होना चाहिए। तो 15 लाख से कम के TD में वो प्रीमैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी अलाउ करती है। ओवर ड्यू ऑफ TD में भी रिन्यूअल, मान लीजिए कि TD जो है, जो टर्म डिपॉजिट है वो मैच्योरिटी से ऊपर हो गया, उसको आप रिन्यू कर सकते हैं कस्टमर के रिक्वेस्ट पे। उसके बाद दोस्तों जो इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट पे वो पीरियोडिकली पे किया जाता है, जनरली क्वार्टरली इंटरवल पे पे किया जाता है। लेकिन चाहे तो कस्टमर के चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो मैच्योरिटी पे ही ले सकता है, राइट। वो बोलेगा कि नहीं मुझे जब मैच्योर करेगा तभी इंटरेस्ट दो, तो वो भी मिल सकता है, और चाहे तो क्वार्टरली इंटरवल पे ही मिल सकता है, ठीक है। और जो आपका मैच्योरिटी वाला केस है उसमें भी इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग क्वार्टरली बेसिस पे होता है। फिक्स डिपॉजिट 2 तरह का होता है, ऑर्डिनरी टर्म डिपॉजिट और री इन्वेस्टमेंट या स्पेशल टर्म डिपॉजिट। दोस्तों जो पीरियोडिक इंटरेस्ट होता है वो कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो उसके सेविंग या उसको वो जो आपका पीरियोडिक इंटरेस्ट है कस्टमर यदि चाहे तो अपने सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में रिमिट करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि कोई टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है और उसका प्रोसीड अनपेड है तो बैंक के पास जो अमाउंट लेफ्ट अनक्लेम्ड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अट्रैक्ट करेगा एज एप्लीकेबल टू सेविंग अकाउंट। मान लीजिए कोई टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो गया और उसका प्रोसीड अभी तक अनपेड है, तो जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट रहता है वही टर्म डिपॉजिट में भी रहेगा, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ ₹20,000 एबव इज टू पेड इन अकाउंट ओनली। अब दोस्तों टर्म डिपॉजिट ऑफ जॉइंट होल्डर की बात करते हैं। जब जॉइंट अकाउंट होल्डर रिक्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए भी TDR खुलवाया जा सकता है, लेकिन इट मे अलाउ एडिशन और डिलीशन ऑफ नेम ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर इफ द सर्कमस्टांस सो वारंट। मान लीजिए कि किसी को नाम हटाना है, किसी को नाम जोड़ना है तो भी कर सकते हैं, और ये जो ड्यूरेशन रहेगा या अमाउंट रहेगा वो चेंज नहीं होगा। लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, यानी मान लीजिए कि आप TDR के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, ये भी मिल सकता है कस्टमर को, लेकिन दोस्तों उनको TDR रिसिप्ट लीन लगाना पड़ता है, उस पर लीन लगाना पड़ता है TDR पे। और जो परमिसेबल लोन अमाउंट है उसके लिए उसमें मार्जिन लेना पड़ता है 5 से 20% का। जो प्रिंसिपल अमाउंट है TD का उसके 5 से 20% का मार्जिन लेते हैं, यानी ये कस्टमर पैसा जमा करेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो लोन पे होता है वो ऑफर द रेट पेड ऑन TD, यानी जो आप TD पे जो रेट दे रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि TD पे आप टर्म डिपॉजिट पे आप कस्टमर को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपका जो लोन पे होगा वो 7% होगा, कुछ ज़्यादा होगा। यदि TD को फोरक्लोज कर लेंगे तो लोन पहले रिकवर किया जाएगा, ठीक है, डिपॉजिट के प्रोसीड से, क्योंकि आपने लीन लगा के रखा है, और जो लोन का इंटरेस्ट रेट होगा वो रिवाइज किया जाएगा बेस्ड ऑन एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट एज ऑन डेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है।
अब बात करेंगे दोस्तों आरडी की। आरडी दोस्तों ये जो डिपॉजिट होता है ये भी फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि डिपॉजिटर हर एक महीना पे करता है एक प्रीडिटरमाइंड पीरियड तक। मान लीजिए कि उसने बोला कि नहीं अगले 2 साल तक हम हर एक महीना 2,000 जमा करेंगे, तो ये हो गया आरडी, क्योंकि वो हर एक महीना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, और ये सर्टेन पीरियड तक डिपॉजिट करता है। जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो कुमुलेटिव अमाउंट पे इसके द्वारा डिराइव करते हैं और प्लस इंटरेस्ट भी देखते हैं। यदि पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट को पे रेगुलरली नहीं किया जाएगा ड्यू डेट पे, तो अमाउंट जो आप मैच्योरिटी पे करेंगे वो डिलेड पेमेंट में आता है। मान लीजिए कि आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, राइट, मान लीजिए आपने बोला कि नहीं हर एक महीना हम 2,000 देंगे, अगले महीना आप दिया ही नहीं 2,000 में, तो आपको जो मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा ना वो एडजस्ट हो जाएगा डिलेड पेमेंट का। दोस्तों यदि आप फोरक्लोजर कराएंगे, पहले ही क्लोज करवाएंगे आरडी का, तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा बिना कंपाउंडिंग किए। और FCNRB स्कीम में कोई आरडी एक्सेप्ट नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। FCNRB समझते हैं? FCNRB क्या होता है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट में कोई भी आरडी एक्सेप्ट नहीं होता है, प्लीज़ रिमेंबर। अब दोस्तों डिमांड और फिक्स डिपॉजिट का भी कॉम्बिनेशन होता है। कुछ ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे जो हाइब्रिड डिपॉजिट कहलाते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट को क्या किया, ऑटो ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट टू TD। तो सेविंग अकाउंट में क्या हुआ कि सेविंग अकाउंट है और कुछ अमाउंट जो है TDR में चला जाएगा, लिविंग द मिनिमम स्पेसिफाई। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 75,000 रुपया जमा है आपके सेविंग अकाउंट में, और आपने साथ साथ TD भी खुलवा लिया, तो क्या होगा कि 25,000 तक आपके सेविंग में रहेगा और बाकी 50,000 जो है आपके TD में चला जाएगा। तो ये जो मिनिमम स्पेसिफाइड बैलेंस है वो आपके सेविंग अकाउंट में रहेगा। यानी तो आप इसे ऑटो रिवर्सल भी कर सकते हैं TD से। तो TD है उसको आप 1000 के यूनिट में ओपन कर सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत पड़े तो कस्टमर प्रीमैच्योर पेमेंट भी करवा सकता है एक पोर्शन का। कैश सर्टिफिकेट क्या होता है? कैश सर्टिफिकेट दोस्तों री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट होता है जिसको डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किया जाता है, ठीक है। जो कैश सर्टिफिकेट का फेस, जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का फेस वैल्यू होता है वो मैच्योरिटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एन्यूटी डिपॉजिटेड, एन्यूटी डिपॉजिट और रिवर्स ऑफ आरडीज। आरडी का उल्टा है एन्यूटी, ठीक है। आरडी में क्या होता है, आप हर एक महीना 2,000 रुपये जमा करते हैं, और एन्यूटी में क्या है कि आप एक बार एक मुश्त अच्छा एक बार आप अच्छा पैसा जमा कर दीजिए और आपको बार बार उसका उसमें से मिलेगा, वही होता है एन्यूटी। दोस्तों जो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है वो कस्टमर को रिटर्न किया जाता है पीरियोडिक मैनर में, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एन्यूटी डिपॉजिट की। जैसे मान लीजिए कि आपने 15 लाख रुपया जमा कर दिया, ठीक है, और आपको हर एक महीना कुछ पैसा चाहिए, उसका ब्याज चाहिए, तो वही चीज़ बता रहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पीरियोडिकल फॉर्म में रिटर्न किया जाएगा, मंथली में, क्वार्टरली में, इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे। बात करें दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, तो ये शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, जो कि मनी मार्केट में ऑपरेट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों इसका सेलेंट फीचर ये है कि ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक, RRBs और SFB यानी हमारे स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक, ये सभी इशू कर सकते हैं। किसे इशू कर सकते हैं? जो भी पर्सन भारत में रह रहा है उससे। तो ये सभी बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है सारे लोगों को। ये दोस्तों डिमेटलाइज फॉर्म में इशू किया जाता है, 5 लाख के डिनोमिनेशन में इशू किया जाता है, मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। जो टेनर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वो मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 1 साल। तो इसका टाइम पीरियड है 7 दिन से लेके 1 साल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटरेस्ट रेट है COD पे यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे, वो फिम्डा फिक्स करती है। फिम्डा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर से मैं बता दूँ, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे भी इशू किया जाता है और ये कूपन रेट के साथ। दोस्तों जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है उसे आप ट्रेड कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो आप इसे सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। जो बाईबैक होता है CD का वो भी कर सकते हैं। जो CD का इशुएंस है उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगता है। यदि हम बात करें डिपॉजिट अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट की, तो दोस्तों बहुत सारे डिपॉजिट अकाउंट होते हैं जो कि बैंक एक्सेप्ट कर, जैसे डोमेस्टिक डिपॉजिट, ऑर्डिनरी NRO डिपॉजिट। NRO क्या होता है? नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट। NRE हो सकता है नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट। FCNR हो सकता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये सभी पे दोस्तों इंटरेस्ट मिलता है। तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा डिपॉजिट पे, उसको नियरेस्ट रुपीज़ से राउंड ऑफ किया जाता है, ठीक है। और 2 डेसिमल के लिए राउंड ऑफ किया जाता है FCNRB के लिए। तो रुपी डिपॉजिट के लिए नियरेस्ट रुपी को राउंड ऑफ करना है। और FCNRB में जो कि रुपी डिपॉजिट नहीं होता है, क्योंकि FC का मतलब ही है फॉरेन करेंसी, यानी FCNRB में जो डिपॉजिट होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा, तो उसमें 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया जाता है। जो इंटरेस्ट रेट का चेंजेस होगा वो कस्टमर को बता दिया जाएगा और ब्रांच को बता दिया जाएगा तुरंत ही। फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, देखिए वो कैसे होता है। तो दोस्तों IBA यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने प्रिस्क्राइब किया है कि यदि डिपॉजिट 3 महीना से कम के लिए है, ठीक है,
तो वहाँ पे इंटरेस्ट जो है प्रोपोर्शनैलिटी देना है फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ डेज रिकॉर्डिंग, और आपको कितना दिन के लिए एफडी खोला गया है उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करके बताना है कि हाँ इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ बैंक जो है 366 डे लेती है एक साल में, कुछ 365 डे लेती है। अब दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में क्या है, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट किसी नॉन बिजनेस डे को मैच्योर हो रहा है, ठीक है, तो कोई टीडी है मान लीजिए नॉन बिजनेस वर्किंग डे को मैच्योर हो रहा है, तो उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये जमा किया, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा फॉर द नॉन बिजनेस वर्किंग डे, ठीक है, इंटरवेनिंग टिल द नेक्स्ट ससीडिंग वर्किंग, मतलब जिस दिन जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है, ब्याज आपको तब कब तक का मिलेगा, जिस दिन तक आपका मैच्योरिटी डेट है, ठीक है, और अगले जो वर्किंग डे होगा उस दिन आपका वो पैसा आएगा। इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, आप दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे या आरडीएस लगाएंगे, तो इंटरेस्ट जो है मैच्योरिटी वैल्यू फॉर द इंटरवेनिंग नॉन बिजनेस वर्किंग डे होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए कि आपका जो एफडी है वो किसी संडे को क्लोज हो रहा है, और संडे आपको पता है नॉन वर्किंग डे है, ठीक है, आपने टीडी करवा रखा है, आपने ये एफडी करवा रखा है, तो क्या कहता है कि जो आपका नॉन बिजनेस वर्किंग डे है ना, उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और मिलेगा कब, अगले दिन मिलेगा जब भी वर्किंग डे होगा। और यदि आपने आरडी खुलवा के रखा है या आपका री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट है, तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा मैच्योरिटी वैल्यू फॉर द इंटरवीनिंग नॉन बिजनेस वर्किंग डे। तो दोस्तों ब्रांच का ट्रांसफ़र वन बैंक टू अनदर बैंक, ठीक है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा दोस्तों, यदि आप मान लीजिए कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, ठीक है, आपने क्या किया कि मान लीजिए आपका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, और आपने क्या किया कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने अकाउंट को, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो जब आप डिपॉजिट अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक ब्रांच से दूसरे बैंक ब्रांच में, ठीक है, मतलब एक बीओआई में भी आपका अकाउंट है, लेकिन आप एक सर्टेन ब्रांच से दूसरे ब्रांच में चले गए, ठीक है, तो क्या नॉर्म्स अप्लाई होता है वो मैं बताता हूँ। तो जो डिपॉजिट अकाउंट होगा उसमें वही टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि पहले वाले में था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा जो पेबल होगा। अब मान लीजिए कि आपका डोमेस्टिक करंट अकाउंट डिपॉजिट है, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कि हमने आपको बताया करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दूसरी बात, जो भी आपके करंट अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का या किसी प्रोप्राइटरशिप का जो भी बैलेंस है, इंटरेस्ट शुड बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ, जिस दिन उस इंडिविजुअल का डेथ हो गया, ठीक है, ऑन बैलेंस इन द करंट अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इंटरेस्ट शुड बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर टिल द डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ द क्लेमेंट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग ऑन द डेट ऑफ। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट है, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि जो प्रोप्राइटर थे उसका डेथ हो गया, तो जिस दिन प्रोप्राइटर का डेथ हुआ उस दिन से लेकर जब तक आप उसके क्लेमेंट को रिपेमेंट नहीं कर देंगे उस दिन तक दोस्तों जो भी बैलेंस है उस अकाउंट में उसको आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट के हिसाब से देना पड़ेगा। यदि हम बात करें डोमेस्टिक सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट की, तो बैंक फ्री है ये डिसाइड करने के लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है। करंट में तो देना ही नहीं पड़ता है, लेकिन यदि डेथ हो जाए तो फिर अलग बात है। इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है डेली प्रोडक्ट ऑफ एंड टू एंड बैलेंस पे। बैंक को परमिशन दी गई है कि वो डिफरेंट रेट पे भी इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, लेकिन ये 1 लाख से ऊपर के खाता धारक के लिए है, ठीक है, और 1 लाख के लिए सबके लिए इंटरेस्ट रेट क्या है, यूनिफॉर्म है। और इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाएगा क्वार्टरली या शॉर्टर इंटरवल पे, जो कि बैंक का पॉलिसी है। सभी बैंक का अपना पॉलिसी होता है इंटरेस्ट को क्रेडिट करने का। यदि हम डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट की बात करें, तो जो टर्म डिपॉजिट होता है उस पर इंटरेस्ट जो है डिपेंड करता है कि टेनर क्या है, कितने समय के लिए आपने टर्म डिपॉजिट खुलवाया है। तो बैंक जो है फ्रीली डिटरमाइन कर सकती है टेनर ऑफ आरडी टीडीज। तो दोस्तों साइज ऑफ डिपॉजिट पे डिपेंड करता है कि डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट को ऑफर किया जाता है बल्क डिपॉजिट पे। बल्क डिपॉजिट मैंने समझाया ना अभी आपको कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए 2 करोड़ से ऊपर, और आपका जो आरआरपी है उसके 15 लाख से ऊपर, तो बल्क डिपॉजिट पे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। लेकिन ये एप्लीकेबल वैसे डिपॉजिट पे लिए नहीं है जो कि टर्म डिपॉजिट स्कीम 2006 के अंदर एक्सेप्ट किया गया है, या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1998 के अंदर एक्सेप्ट किया गया है। तो ये जो साइज ऑफ डिपॉजिट है दोस्तों, वो बल्क डिपॉजिट पे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। लेकिन वैसे डिपॉजिट जो कि टर्म डिपॉजिट स्कीम के अंदर ऑपरेट किया गया है, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन, बैंक जो है टीडी एक्सेप्ट करेगी विदाउट प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन, मतलब आप प्री मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, जिसके लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाएगा। यदि आप प्री मैच्योर पेमेंट लेना चाहते हैं तो वैसे टीडी के लिए मैंडेटरी है, जो कि इंडिविजुअल से लिया गया है, जो कि 15 लाख से कम है। यदि 15 लाख से ज़्यादा का आप टीडी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के एसेट लायबिलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसके कारण।
जो टीडी पे इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई कस्टमर ने टीडी खुलवाया, टर्म डिपॉजिट खुलवाया, लेकिन वो विड्रॉ मैच्योरिटी होने से पहले ही विड्रॉ करवाने आ गया, तो क्या इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा? तो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा जिस अमाउंट पे, जिस पीरियड के लिए वो डिपॉजिट बैंक के साथ रहा है, और कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे नहीं होगा। दूसरा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा यदि 7 दिन से पहले ही आप उसे प्रीमेच्योर विड्रॉ कर लें। बैंक के पास एक बोर्ड होगा, एक कमेटी होगा बोर्ड का, जो कि पॉलिसी अप्रूव करेगी कितना पेनल्टी होना चाहिए प्रीमेच्योर विड्रॉल का। जो पेनल्टी होगा प्रीमेच्योर विड्रॉल का, ठीक है, उसको आप छूट भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि ये तभी छूट दीजिएगा जब डिपॉजिटर के नोटिस में ये आया था। प्रीमेच्योर विड्रॉल पे कोई पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा जब कोई डिपॉजिटर चाहता है प्रीमेच्योर विड्रॉल, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे बैंक में बिजनेस ट्रांसफ़र करना चाहता है। मान लीजिए कि किसी का अकाउंट है SBI में, ठीक है, उसने एक TD खुलवाया, लेकिन अब वो चाह रहा है कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट में ये ले जाए, तो ट्रांसफ़र करें, तो वहाँ पे आप पेनल्टी भी नहीं लेंगे। If at the request of joint depositor the legal claimant of deceased constituent, the deposit amount is split in 2 or more person। मान लीजिए कि जो जॉइंट डिपॉजिटर है, कोई अकाउंट है जिसमें जॉइंट डिपॉजिटर है, ठीक है, जॉइंट डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पे या जो लीगल क्लेमेंट है उसके रिक्वेस्ट पे कोई डिसीज कॉन्स्टिट्यूएंट का, ठीक है, तो डिपॉजिट अमाउंट जो है उसको 2 और मोर ऑप्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई प्रीमेच्योर पेनल्टी आपको चार्ज नहीं करना है, लेकिन पीरियड और एग्रीगेट अमाउंट जो है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो FD खुला है उसका जो मैच्योरिटी डेट है, कितना अमाउंट है, वो वही रहेगा, लेकिन यदि मान लीजिए जिसने अकाउंट खुलवाया था उसका डेथ हो गया, तो डेथ होने के बाद जो उसका जॉइंट डिपॉजिटर है उसका जॉइंट अकाउंट में, यानी जो लीगल क्लेमेंट है उसके रिक्वेस्ट पे आप कोई पेनल्टी वहाँ पे नहीं काटेंगे। तो पेनल्टी कहाँ नहीं काटना है वो बताया जा रहा है आपको। जो हमारा ओवरड्यू TD है उस पर कैसे इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। मान लीजिए कोई टर्म डिपॉजिट आपने 5 साल के लिए खुलवाया, और अब जो है अभी तक आप 5 साल से ऊपर हो गया है, मान लीजिए 5 साल 2 महीना हो गया है, तो उस पर कैसे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जो ओवरड्यू TD होते हैं उनका रिन्यूअल किया जाता है, वो बैंक के पॉलिसी के अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। और दोस्तों जो TD का प्रोसीड्स है उस पर जो ब्याज लगता है वो जो मान लीजिए ब्याज अनक्लेम्ड है, तो वो दोस्तों सेविंग अकाउंट के रेट पे एप्लीकेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन द TD प्रोसीड रिमेन अनक्लेम्ड। मान लीजिए कि आपका जो TD था, टर्म डिपॉजिट था, उस पर जो इंटरेस्ट आया आपने उसे अभी तक निकाला नहीं है, तो उस इंटरेस्ट पे दोस्तों सेविंग अकाउंट का रेट लगता है। TD को आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक एडिशनल इंटरेस्ट डाला गया है डोमेस्टिक डिपॉजिट बैंक को एक एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने डिस्क्रिप्शन पे। किस केस में? बैंक स्टाफ के केस में, और उनके एक्सक्लूसिव एसोसिएशन हो, या कोई मान लीजिए चेयरमैन में CMD है उसका डिपॉजिट हो, ठीक है, तो एडिशनल इंटरेस्ट रेट 1% दे देती है ऑफर एंड एबव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जॉइंटली हो चाहे डिपेंडेंट हो, दोनों केस में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगला नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जॉइंट अकाउंट पेड मेंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यदि आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं, इस तरह के कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर इस नंबर पे, मैं आपको पेड PDF का डिटेल बताऊंगा, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको कंसाइज नोट्स, आपको कंसाइज MCQs मिलेंगे, ताकि आप अपने रिविजन को प्रॉपर तरीके से कर सकें, क्योंकि समय काफ़ी कम है, आपको 4 सब्जेक्ट कवर करनी है विद इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ। सो इट रिक्वायर्स कंसाइज नोट्स, इट रिक्वायर्स MCQ फॉर प्रैक्टिस, इट्स रिक्वायर रिविजन सेशन। तो दोस्तों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।